कहाँ पे थे? नासिरुद्दीन महमूद के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि बहराम शाह के द्वारा नायब ममलिकात पद का सृजन किया गया और इस पद पे यासीन जो सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन था? बलबन। और इसी के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद के समय का शासन चलाया जा रहा था नायब ममलिकात के रूप में। ठीक है। इसके बाद जब तुर्कों ने विरोध किया तो तुर्कों के विरोध के कारण जो है इसने अपनी गद्दी को छोड़ दिया और रेहान नामक जो भारतीय मुसलमान था, रेहान नामक भारतीय मुसलमान था, उसको क्या बनाया गया? नायब ममलिकात बनाया गया। फिर उसके बाद ये पुनः उस गद्दी को प्राप्त कर लेता है। फिर 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद में बलबन सुल्तान बन जाता है और गुलाम वंश के अंतर्गत ही बलबनी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद में अब अगली हेडिंग आप लोग डालिए, गयासुद्दीन बलबन। बलबन नहीं, बलबन। देखो वैसे तो ये शासन कर रहा था 1246 से ही, क्योंकि वो तो बेचारा गऊ आदमी था नासिरुद्दीन महमूद, है ना? गया नासिरुद्दीन महमूद तो एक गऊ आदमी था ना भाई। लेकिन वास्तविक शासन यही कर रहा था, तो ये 1246 से मान लेते हैं, यानी कि इसे 20 साल का अनुभव रहा नायब ममलिकात के रूप में। ठीक है। और फिर उसके बाद 1266 में 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में शासक बनता है कौन? बलबन। तो इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1266 से लेकर के और 1286 तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका नाम पहले लिखो, इसमें थोड़ा सा लिखना जरा, इसके नाम लिखो, इसके नाम और क्या क्या थे? इसके नाम थे बहाउद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो नाम था जिसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उलूग खां। उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां। हाँ, गयासुद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन और उलूग खां। उलूग खां, अरे उल्लू उल्लू क्या कर रहे हैं? उलूग खां नाम था। उलूग खां, ठीक है, उलूग खां, उल्लू। तो लिखना ये इलवरी तुर्क वह इल्तुतमिश का गुलाम था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था जिसे 1233 में 1233 में ग्वालियर विजय के समय खरीदा गया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बलबन जो था ना भाई, ये बहुत ही समझदार प्राणी था, बहुत ही समझदार व्यक्ति था ये। इसने क्या किया कि इसने पहला काम तो ये किया कि इसने साम्राज्यवाद पर ज्यादा जोर नहीं दिया, या हम यूं कहें कि इसने जोर दिया ही नहीं साम्राज्यवाद। ठीक है। इसने क्या काम किया कि दिल्ली को सशक्त बनाने का कार्य किया।
दिल्ली को सशक्त बनाने का कार्य किया। दिल्ली को सशक्त बनाने का कार्य किया। अब दिल्ली को अगर सशक्त बनाना है, साम्राज्यवाद का अर्थ समझते क्या कि नए प्रदेशों को जीतने की इतनी इसने आकांक्षा नहीं पाली। इसने कहा कि हम दिल्ली को ही स्ट्रांग बनाएंगे बलबन ने। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? सशक्त बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? अगर किसी देश को मजबूत बनाना है तो क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको सेना, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा। और एक चाहिए आपको पैसा। दो चीजें हो तभी तो कोई देश मजबूत बनेगा। एक तो पैसा चाहिए और दूसरी सुरक्षा चाहिए। तो पैसे के लिए क्या होता था, ये दिल्ली मान लेते हैं, अभी आपको पहले बताया था, और इस दिल्ली से जुड़े हुए हैं अन्य एकता मतलब प्रदेश भूमि, जहां पे इक्तेदार शासन कर रहे हैं। और ये क्या है? सड़कें हैं, सड़कों से ये जुड़े हुए हैं सभी। और ये भी आपको बताया कि ये सब क्या है? जंगल है सभी। तो इनमें रहते थे डाकू, आपको बताया था। तो इन ये जो व्यापार जो होता था इन एकतों के बीच में और दिल्ली के बीच में, जो इक्तेदार व्यापार करने के लिए दिल्ली में आते थे, इनको ये मेवाती डाकू लूट लिया करते थे। हालांकि पहले भी थे ये डाकू, रजिया के समय भी आपने देखा वो यही डाकू थे, लेकिन इसने वहम नहीं खाया बलबन ने। होता क्या था कि पहले भी थे तो ये क्या थे, ये लूट लेते थे, जंगलों में घुस जाते थे, ठीक है। और फिर से कोई व्यापारी आता था, कुछ दल निकलता, व्यापारी भी अकेले नहीं निकलते थे, दलों के रूप में निकलते थे। उस समय ये सुरक्षा की भावना के तहत ही अकेला व्यापारी नहीं निकलता था, ये दल के दल निकलते थे व्यापारियों के। लेकिन व्यापारी होता है, डाकू डाकू होता है ना। तो लूट लेते थे ये। लेकिन बलबन ने क्या किया? बलबन ने कहा कि जंगल में घुस जाते, जहां तक जाते हो वहां तक जाओ इनके पीछे। और इसीलिए इन्होंने नीति चलाई, कौन सी? लौह व रक्त की नीति चलाई। लौह व रक्त की नीति चलाई। ये जहां तक जाते हो, पृथ्वी के जिस छोर पे भी चले जाइए, इन्हें पकड़ो और मारो। पहले के राजाओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, चल रहा था। लेकिन ये काफी सशक्त था, काफी सख्त और अनुशासन वाला ये शासक था बलबन। और सुरक्षा के लिए इसने क्या किया? पैसा का भैया रेवेन्यू चाहिए ना इसको भाई, तो रेवेन्यू चाहिए तो पहले डाकुओं से लूटने से बचाना होगा, तब तो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि सेना रखनी है। सुरक्षा भी तो चाहिए ना दिल्ली को सशक्त बनाने के लिए। तो सुरक्षा के तहत पहला काम क्या इसने किया? गुप्तचर विभाग बनाया है। एक गुप्तचर विभाग बनाया। दूसरा एक सैन्य विभाग बनाया दीवाने अर्ज के नाम से। एक सैन्य विभाग बनाया, के नाम देख लेंगे, सैन्य विभाग बनाया। तीसरा, इसने अपने यहां अनुशासन बहुत जबरदस्त रखा। अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। कहते हैं कि इसके शासनकाल में ना ही कोई हंस सकता था, ना ही कोई जुआ खेल सकता था, ना ही कोई शराब पी सकता था। यदि ऐसा करते हुए कोई प्राणी पाया जाता था तो उसके लिए सीधे एक ही सजा थी, मृत्युदंड, शराब पीने की। ये इसकी दौर का इसका ये शासन था। गुप्तचर विभाग बनाया, सैन्य विभाग बनाया, लौह व रक्त की नीति अपनाई। इसी समय में इसका जो, क्योंकि बेसिकली ये क्या था, गुलाम था, तो गुलाम होने के कारण ये क्यों, और ये सुल्तान भी था, गुलाम भी था, समझदार था, क्योंकि अमीरों के वर्ग में ये रह चुका था। अमीर मतलब प्रमुख मंत्री व अधिकारी, उनके वर्ग में ये रह चुका था। तो ये अमीरों की हरकतों को भी जानता था कि क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि हम दास हैं, और हम दास हैं तो ये लोग हमको वैल्यू नहीं देंगे। जब रजिया को वैल्यू नहीं दी तो हमको कैसे दे देंगे ये वैल्यू? इतिहास से परिचित था अच्छी तरीके से।
क्योंकि दास था। इसीलिए ये क्या कहता था, ईरान में एक वंश था अफरासियाब, तो ये अपने आप को ईरान के अफरासियाब के वंशजों के रूप में जोड़ता था कि हम जो है ईरान में जो है हमारा वंश है अफरासियाब वंश, हम उसके वंशज हैं, है ना। ये यही समझ लो, जैसे कोई यहाँ पे कोई पहुंचे चौहान वंश का, और कहाँ पे पहुंचे, दिल्ली में, अब वहां पे कहे जा करके हम चौहान वंश के हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंश के, तो वो कहेगा ठीक है, वो तो क्या करें, डिलीवरी करो, बेहतरीन काम कर रहे, काम करो, बने रहो। तो ये क्या था बेसिकली, ये अपने आप को दासत्व से मुक्त भावना से करने के लिए ये अपने आप को अफरासियाब के वंशज का बताता था अपने आप को, और इसने राजत्व का एक दैवीय सिद्धांत अपनाया। बलबन का राजत्व दैवीय सिद्धांत, इसके तहत क्या था, बलबन का राजत्व दैवीय सिद्धांत, डिवाइन किंगशिप थ्योरी, डिवाइन किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ये कहता था ईरानी परंपरा के हिसाब से, और एक चाइना में भी परंपरा प्रसिद्ध थी कि जो शासक हुआ करते थे वो अपने आप को ईश्वर मानते थे, ईश्वर, तो वो अपने नाम के आगे किसी न किसी देवी देवता का नाम जोड़ा करते थे। ऐसे ही आपके प्राचीन काल में कनिष्क के समय में भी ऐसा ही था, कोई पढ़ा होगा आपने प्राचीन इतिहास में कनिष्क का शासन, तो उस समय भी ऐसा ही था। और इसने भी, क्योंकि अब इसके लिए करना और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये दास था, अब ये कब तक दासत्व की भावना से जीता रहेगा, तो इसने अपने आप को क्या किया, राजत्व का दैवीय सिद्धांत ये लेकर के आया, और इसके तहत इसने अपने आप को क्या बनाया, जिल्ले इलाही, क्या बनाया, जिल्ले इलाही। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जिल्ले इलाही की उपाधि ली, बलबन ने। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, और एक इसने ली उपाधि नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। पैगंबर के बाद का बताया था कि दूसरे पैगंबर हैं, मतलब पैगंबर का सेवक इस तरीके बताया, पैगंबर का प्रतिनिधि एक तरीके से बताया था अपने आप को इसने। नियामत ए खुदाई, जिल्ले इलाही, ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ये दास था और शक्त भी था, शक्त भी था ये और दास था। शक्त होना उतनी बड़ी बात नहीं थी जितना इसके ऊपर कलंक लगा था कि ये दास था, तो इसीलिए ये अपने आप को हमेशा स्ट्रिक्ट रखता था, कभी चेहरे पे हंसी नहीं लेकर के आता था, एकदम नहीं कहते नहीं, एक मास्टर जैसे होता नहीं, चेहरे का आते नहीं, कहते ना उसे, कहते रूह को है तो देखा है खड़ूस, हाँ ये शब्द है खड़ूस, खड़ूस। तो इसको भी क्या एक तरीके से कहते थे, खड़ूस एक तरीके से लोग बोलते थे, क्योंकि अब ये इसलिए था कि अगर, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि मैं दास हूं, और अगर ये सिद्ध हो गया फिर ये मेरी चलाएंगे थोड़ी ना, मेरी थोड़ी चल लेंगे, अपनी चलाएंगे, तो इसीलिए इसने बहुत ही सख्त अनुशासन अपनाया, मेन चीज ये थी। और अपने आप को नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही घोषित किया। इसी के तहत तो एक दो प्रणालियां इसने अपनाई, एक थी सिजदा और एक थी पैबोस। सिजदा का क्या अर्थ था? घुटनों को बलों पर बैठना, घुटनों के बलों पर सजदा है। गुजर गया वो वक्त जब मुझे तेरी इनायत थी, अब तो खुदा भी हो जा, मैं सजदा ना करूं। तो ये जो सिजदा के सिजदा का यानी कि घुटने के बलों पर बैठ जाना, ये था एक तरीके से। अब याद आ रहा होगा, बैठ जाते ना घुटने बल पे, सजदा करते हो। और एक था पैबोस,
क्या नाम था इसका? पैबोस। पैबोस। पैबोस था कि सुल्तान के पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को। अब तुम सजदा करते हो, तुम क्या करते हो? हाथ को चूमते हो, नहीं प्रपोज करते हो। जब देखा होगा मूवी वूवी में, ऐसा नहीं पकड़ते हैं हाथ पर बैठ के, और जो है वो क्या गुलदस्ता देते हैं और वो बुके वगैरह देते हैं, तो वो उसे कहते हैं सजदा। अब सीन आया होगा ध्यान, अभी आया होगा ध्यान। और अभी क्या है कि अपने मुंह को हाथों पे ना ले जा करके उसके अंगूठे पे ले जाओ पैर वाले। अरे भाई मैं पैबोस बता रहा हूं, पैबोस क्या होता है, ठीक है? तुम लोग मजा में चले जाते हो, ये भूल जाओगे, ठीक है? तो पैरों के, यानी सुल्तान के पैरों के अंगूठों को चूमना पैबोस था। और सजदा था घुटने पे बैठ करके सर झुकाना, ठीक है? ये सजदा और पैबोस नाम की दो प्रणालियां शुरू की थी इसने अपने दैवीय सिद्धांत के तहत। और फिर उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। और उसके बाद में कैकुबाद, फिर कैमूर्स, और कैमूर्स के बाद में कैमूर्स को मारकर ही जो है जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है? लिखो जरा प्रमुख कार्य लिखना जरा, प्रमुख कार्य लिखो, ध्यान रखना। सजदा पैबोस पूछता है परीक्षा में। चलो लिखो लिखो लिखो, अभी अमीर खुसरो देखेंगे, चलो लिखो पहले फिलहाल। लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति के माध्यम से, लौह व रक्त की नीति के माध्यम से, मेवाती डाकुओं का पतन, मेवाती डाकुओं का पतन किया, मेवाती डाकुओं का पतन किया। ठीक है, लिखना। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी जो इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था, 40 वफादार सरदारों का संगठन, चालीसा दल जिसे बोलते थे, तो उसको जो है इसने समाप्त कर दिया। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी की समाप्ति, की समाप्ति। अब इसे ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं, 40 सरदारों का दल था, तुम पहले लिखा चुका हूं, ठीक है? लिखना जरा। वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक, ये था गुप्तचर विभाग, वरीद ए मुमालिक। ध्यान रखना भैया, ये सब विभाग बहुत पूछता है, बहुत, ये विभाग याद रखना। वरीद ए मुमालिक, मुमालिक क्या? अरे गुप्तचर, वरीद का मतलब गुप्तचर होता था, मुमालिक मतलब विभाग, विभाग। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, अभी हमने मना किया कि नहीं है करते, फिर भी पता नहीं क्यों। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। आगे लिखना। नवरोज का त्योहार प्रारंभ किया इसने, नवरोज का त्योहार प्रारंभ किया। शीरी नामक नगर बसाया, शीरी नामक नगर बसाया, शीरी, शीरी नामक नगर बसाया। और आगे लिखना, इसके यहां पे दो विद्वान थे, लिखना कौन कौन थे?
अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन। ठीक है, अमीर खुसरो को देखेंगे, थोड़ा लास्ट में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत हो जाए सबसे लास्ट में अमीर खुसरो को देखेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन। ठीक है, इनके बारे में लास्ट में देखेंगे। ठीक है, आपके यहाँ एटा में, पटियाली में ही इनका जन्म हुआ था। 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। तबला, कव्वाली, उर्दू, इन सब के ये आविष्कारक थे। तूतिए हिंद इन्हें कहा जाता था। कुछ उनकी किताबें थी, आशिका नाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो भी इन्हीं की थी किताब। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और एक रानी थी, उसकी प्रेम कहानी है उसमें। तो ये सारी चीजें देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी देखते हैं कहाँ हो गए। देखो, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्श को मारकर, कैमुर्श को मारकर मारकर मलिक जलालुद्दीन खिलजी, मलिक जलालुद्दीन खिलजी, मलिक जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ने खिलजी वंश की स्थापना की, ने खिलजी वंश की स्थापना की। लिखना जरा, बलबन का दैवीय राजत्व का सिद्धांत, बलबन का दैवीय राजत्व का सिद्धांत, बलबन का दैवीय राजत्व सिद्धांत। बलबन का दैवीय राजत्व का सिद्धांत, बलबन का दैवीय राजत्व सिद्धांत, दैवीय, इसके इसमें लिखना, सुल्तान को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया, खुदा का प्रतिनिधि माना गया। पेन देना जरा। खुदा का प्रतिनिधि माना गया। इसके तहत इसने जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ब्रैकेट में लिखना, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि व नियामत ए खुदाई, व नियामत ए खुदाई, ब्रैकेट में लिखना, पैगंबर के बाद सुल्तान, इसका अर्थ होता है पैगंबर के बाद सुल्तान, नियामत ए खुदाई। पैगंबर के बाद सुल्तान। लिखना सिजदा, सिजदा क्या होता है लिखना, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। सिर झुकाना। फिर लिखना पैबोश, पैबोश, पैबोश का अर्थ क्या होता है, पैरों को चूमना, पैरों को चूमना। पैरों को चूमना लिखना जरा। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी, सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी।
सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी। तथा सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है, ये इसकी नीति थी, यानी आलोचना इसकी नहीं की जा सकती थी सुल्तान की। आगे हेडिंग डालो भैया। बस अति आवश्यक है, सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, यानी उसका निरंकुश होना जरूरी है। आज के समय में नहीं, आज तो लोकतंत्र है, ठीक है। सुल्तान की ना ही उस समय में सुल्तान की आलोचना की जा सकती थी और उसका निरंकुश होना भी अनिवार्य था, यह आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपकी ये गुलाम वंश बंद करो, कॉपी जरा, कॉपी बंद करो, बंद करो। अभी पढ़ा है ना, क्वेश्चन पूछना, कैसे मुंह बनाना, क्वेश्चन मत पूछो, बाकी तो ठीक है, बाकी तुम चाहे बंजाल पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मत पूछो। तो देखो जरा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। ऐबक की राजधानी लाहौर। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, ठीक है। अब जरा बताओ, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश को इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कौन से वंश का था ये? इलवरी तुर्क था। कैसा तुर्क था ये? इलवरी तुर्क था। इसने किसके आक्रमण को रोका था? मुगलों का नहीं, मंगोलों का। किसका? मंगोलों का। हालांकि मंगोलों का भी संबंध यहीं से, फिर देखेंगे उसके बाद, यानी जो मंगोल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, इसे देखेंगे आगे, ठीक है। मुगलों को मुगल क्यों कहते हैं आखिर, तो ये मंगोल वंश से संबंधित है, ठीक है। तो हाँ, फिर क्या था? शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण, चंगेज खान यानी कि तेमुचिन के आक्रमण को रोका, ठीक है। और ये मंगोल कहाँ की जाती है? ये चीन की जाती है। कहाँ की? चीन की जाती है। और इसके बाद में यदि हम आगे को चलें तो रजिया सुल्तान की यदि हम बात करें, हौज शमसी किसने बनवाया? हौज शमसी किसने बनवाया? हौज शमसी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसके बाद में पांचवी मंजिल किसने बनवाई? फिर उसके बाद में 1505 में किसने किया इसका जीर्णोद्धार? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। किसने की? सिकंदर लोदी ने। 1504 में भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो उधर पूछने लगी, तो पढ़ाओ ना, ये तो पढ़ा अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ? अल्तुनिया से। किससे हुआ? अल्तुनिया से। अमीर याकूत किसे दिया गया? याकूत मलिक को। किसको दिया गया? याकूत मलिक को किसे दिया? अब जरा मुझे बताना, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? अब ऑप्शन नाटा। मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला सफल अरबी आक्रमण था, चचनामा से। किससे मिलती है? चचनामा से। अली अहमद की पुस्तक चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताना कि सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने? 1025 में। कौन से नंबर का आक्रमण था ये? 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था ये? 16वां आक्रमण था। इसके बाद में कौन आया था? मोहम्मद गोरी ने भी गुजरात विजय की थी। गुजरात पे आक्रमण किया था कब? मोहम्मद गोरी ने गुजरात पे आक्रमण कब किया था? और जब गुजरात पे आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय था? भीम फर्स्ट था। कौन था? भीम फर्स्ट था मेरे ख्याल से।
तब था भीम फर्स्ट। हाँ, इस समय कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। ठीक है, तो भीम द्वितीय शासक था। मोहम्मद गोरी ने जब 1178 में जब आक्रमण किया था, कहां पे? गुजरात में। ठीक है, उसने उसको हरा दिया था। इसके बाद में और आगे की ओर यदि हम बढ़े तो कहां पे आ गए थे? तराइन। अच्छा, तराइन का पूछ लें। अच्छा, पूछ ले। चंदावर का युद्ध बताओ जरा, किसने लड़ा था किसके बीच में? हाँ, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, और ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद कौन से वंश के शासक थे? पाल, प्रतिहार, गढ़वाल थे। गढ़वाल वंश के शासक थे। गढ़वाल वंश के शासक थे कौन? जयचंद। और इसी चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी जिस करके कहां चला गया? वापस गजनी चला गया, और अपने साम्राज्य को चार गुलामों में बांट करके, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यल्दौज और बख्तियार खिलजी। अब जरा मुझे बताओ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी ना, धर्मपाल। अब जरा बताओ, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक हेमंत सेन। कौन सा था? हेमंत सेन। ठीक है, और प्रमुख शासक सेन वंश का? लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। तो ये मध्यकालीन इतिहास के पहले का थोड़ा सा दौर है। ये प्राचीन इतिहास में आप पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, हमने मोहम्मद बिन कासिम से शुरू किया है इसको। ठीक है, तो चलें आगे की ओर। फिलहाल तो अभी लिखना जरा, खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इधर देखो भैया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। किसको मार करके? तैमूर को मार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये किसका था? खिलजी वंश का। किसका था भैया? और खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक रहा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था ना ये। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। ठीक है, इसे मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था। ठीक है, अभी आप क्या किसके बारे में जानेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्या किया? इसने गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैमूर, उसको मार करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखना जरा, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखो जरा। 1290 से 1296 तक रहता है ये। 1290 से 1296 तक 6 साल का इसका शासन है। लिखना जरा। संस्थापक था ये, मतलब खिलजी वंश का संस्थापक था। राजधानी इसकी क्लोरबरी थी। क्लोरबरी जो कि कैकुबाद के द्वारा बनाई गई थी। क्लोरबरी राजधानी थी इसकी। शोभित भी चले गए। हाँ, दीवान ए वकूफ एक व्यय विभाग बनाया था। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनाया था इसने। दीवान ए वकूफ, बेवकूफ नहीं, दीवान ए वकूफ नाम का एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनाया था इसने। ठीक है, लिखना। 1296 ईस्वी में भतीजा व दामाद, देख रहे हो? भतीजा व दामाद कौन था? भतीजा भी था और ये दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में यानी कि इलाहाबाद में
इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो आप, इसमें इतना ही जानो। अगली हेडिंग डालो आप, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक कौन है? इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक। देख रहे हो, इतिहास में दिल्ली सल्तनत में 2 शासक ऐसे हुए। अरे कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं बोलना है, नाम परिवर्तित हो गया, प्रयागराज हो गया। क्या हो गया नाम इसका? प्रयागराज। ठीक है, दिल्ली, हाँ क्या क्या करी रूबी? देखो, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 2 सुल्तान ऐसे हुए हैं, जो एक तो बहुत पढ़ा लिखा था बेचारा, तब भी वो पागल था, और एक बिल्कुल अनपढ़ था, तब भी वो होशियार था। ठीक है, हालांकि मुगल काल में भी एक हुआ है शासक जिसे बोलते हो अकबर महान, बदरुद्दीन, बदरुआ कहते हैं उसको बदरुआ, बदरुआ बचपन में कहते थे बदरुआ उससे। ठीक है, बदरुद्दीन। तो अकबर एक अनपढ़ शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, उसी कहानी उधर देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 सुल्तान की बात करते हैं। दिल्ली सुल्तानों में, दिल्ली सल्तनत काल में 2 सुल्तान ऐसे हुए, जो एक तो बहुत पढ़ा लिखा था फिर भी मूर्ख था, जिसे कहते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश में देखेंगे उसे। और अभी जो सबसे कम पढ़ा लिखा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी था ये, लेकिन व्यवहारवादी इतना था, बस केवल यही किताबी ज्ञान में, व्यवहारिक ज्ञान में अंतर होता है। ठीक है, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, और यदि आप एक अधिकारी हैं और आपको योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं करना आता है, तो आप एक असफल है, असफल प्राणी है। क्या बात है अनुष्का? तो आप एक असफल है। ठीक है, आप एक असफल अधिकारी साबित होंगे। और वहीं पे आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन तब भी आप योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति माने जाते हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी था, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी था। ये पढ़ा लिखा तो नहीं था ज्यादा, लेकिन इसने योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से किया, और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से किया कि उसकी प्रणाली आज तक चल रही है, आज तक तुम अपनाए हुए। ठीक है, आज तुम देखते हो ना, जैसे आपके यहाँ अनाज की मंडियां जो अलग होती हैं, अलग अलग क्यों होती हैं? ठीक है, क्यों कपड़े की मंडियां अलग अलग होती हैं? क्यों मवेशी मार्केट लगता है तुम्हारे यहाँ? मवेशी जानवरों का मार्केट लगता है, ये सब अलग अलग लगते हैं ना, एक ही जगह क्यों नहीं बिकते हैं? भैया सब इकट्ठे भी तो हो सकते हैं ना, वहीं पे गेहूं भी बिके और वहीं पे कपड़े भी बिके, वहीं पे कुछ और चीजें, सामान्य जो रोजमर्रा की चीजें हैं ये भी बिके। ऐसा हो नहीं सकता क्या? हो सकता ना। लेकिन व्यवस्था तुमने कभी दिमाग में अपने ध्यान दिया कि व्यवस्था कैसे चल रही, कब से चल रही है? ये अलाउद्दीन खिलजी ही दे करके गया था। कब? मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत। हम लोग देखेंगे अभी आर्थिक सुधारों के तहत उसके। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के कारण ये साम्राज्य विस्तार पर ये अधिक जोर देना चाहता था, साम्राज्यवाद पे अधिक जोर देना चाहता था, यानी कि ये साम्राज्यवाद की प्रणाली अपनाना चाहता था। इससे पहले के शासकों ने साम्राज्यवाद की प्रणाली को नहीं अपनाया, ना ही इल्तुतमिश ने और ना ही बलबन ने। इल्तुतमिश ने भी नहीं अपनाया और बलबन ने भी नहीं अपनाया। ठीक है, आपको वही बताया था कि वो साम्राज्यवादी प्रणाली नहीं अपनाना चाहता था, दिल्ली को सशक्त बनाना चाहता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक हुआ जो साम्राज्यवादी प्रणाली को अपनाना चाहता था, यानी नए नए राज्यों को जीतना चाहता था। ये साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? नए नए राज्यों को जीतना, अपने प्रदेश में मिला लेना। तो इसके लिए क्या आवश्यकता थी? वही बात, साम्राज्य के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक तो चाहिए आपको क्या? पैसा, और दूसरी चाहिए क्या? सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेना। क्या चाहिए भैया? सेना। अब चूंकि साम्राज्यवादी व्यक्ति है, अपने प्रदेशों को जीतना चाहता है,
जब प्रदेशों को जीतना चाहता है तो इक्तेदारों की सेनाओं से काम नहीं चलेगा, सेना रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सेना रखनी पड़ेगी। यानी कि इतिहास में पहली बार अगर कोई सेना रखता है स्थायी सेना, तो कौन रखता है? अलाउद्दीन खिलजी रखता है स्थायी सेना। अब अगर स्थायी सेना रखेगा तो उसको नगद वेतन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नगद वेतन देना पड़ेगा। नगद जोड़ के पढ़ो चीजों को जोड़ पढ़ो, कभी नहीं भूल, रटोगे भूल जाओगे। ठीक है, चीजों को जोड़ के देखो कि भाई साम्राज्यवाद इसका सिद्धांत था, साम्राज्यवादी अपनाना चाहता था, उसके लिए पैसा और सुरक्षा ये दो आवश्यकताएं थी। तो सुरक्षा के लिए सेना आवश्यक थी और सेना के लिए स्थायी सेना जरूरी थी, और स्थायी सेना को अगर रखता हो तो वो नगद वेतन देना पड़ता भैया, नगद वेतन देना पड़ता। अब जब ये नगद वेतन देगा, जब ये नगद वेतन देगा तो इसे ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सैनिक है और कौन सैनिक नहीं है, कौन सैनिक है और कौन सैनिक नहीं है। तो यहीं से आया आपका यूनिफॉर्म सिस्टम, जो आप ड्रेस देखते हो ना आर्मी की, हुलिया प्रथा, क्योंकि उसमें आईडी कार्ड तो नहीं चलते थे, तो क्या था, एक सबको एक ही ऐसे कपड़े पहना दो, है ना। उसी समय से क्या आया आपका वर्दी सिस्टम, जो एक तरीके से कह सकते हो। यानी कि सैनिकों की पहचान करने के लिए हुलिया प्रणाली आई। कौन सी? हुलिया प्रणाली आई। और घोड़ों की पहचान करने के लिए डाक प्रथा आई। कौन सी? डाक प्रथा किसके लिए आई? घोड़ों के लिए आई। यानी कि हुलिया व डाक प्रथा कौन लेकर के आया? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया। कौन लेकर के आया? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया। ये कुछ इसके सैन्य सुधार थे, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैन्य सुधार थे, जिसमें वो स्थायी सेना रखता है, नगद वेतन का प्रावधान करता है, और नगद वेतन रखने के लिए उसे क्या हुलिया व डाक प्रथा को अपनाता है। हुलिया प्रथा सैनिकों के लिए, डाक प्रथा घोड़ों के लिए, यानी कि घोड़ों को गोदने का कार्य करता है वो। ठीक है, जिससे की पहचान बनी रहे एक तरीके से कि हाँ भाई ये घोड़ा सैनिक का है, ये इस तरीके में वेतन देना पड़ता है भाई। तो इस वजह से अब क्या हुआ, इतना तो सैन्य सुधार तो कर दिया। अब क्या चाहिए कि यदि नगद वेतन देना है, यदि नगद वेतन देना है तो क्या चाहिए भैया? पैसा क्या चाहिए इसको? पैसा। अब पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा तो राज्य से ही, और राज्य से ही तो पैसा आएगा। तो पहले हम यहां पे देखते हैं इसका, इस पैसे के लिए इसने पहले क्या काम किया? इसने नीति अपनाई, एक राजस्व नीति। ठीक है, रेवेन्यू पॉलिसी इसकी क्या रही ये देखते हैं थोड़ा सा, फिर बाजार प्रणाली देखते हैं। राजस्व नीति, तो राजस्व नीति के तहत इसने क्या किया? इसने सभी इसके जो मंत्री थे सबको बुलाया। ध्यान से सुनना भैया, कौशल ध्यान से देखो, बाद में फोन करते रहना। तो राजस्व नीति के तहत इसने क्या किया कि इसने अपने जो भी इसके मंत्री थे, जो भी इसके आसपास जो लोग रहते थे, सबको बुलाया, बैठाला। बोले पहले भैया ये बताओ तो हमें, तुम अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो राज्य चल रहा है इसके राजस्व का निर्धारण कैसे करते हो? तो मंत्री थे, ठीक थे, पढ़े लिखे थे, तो ये बोले कि साहब ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं, तो जाते हैं खेत को देखते हैं और अनुमान के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई इतनी फसल हुई है तो इतना आप हमें टैक्स दे दो, इतना राजस्व हमें दे दो किसान का। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला तुमने तो यार जो है बंटाधार कर दिया हमारा, अब ऐसा करो, अब जो मैं बता रहा हूं वो तुम करो। पहले खेतों को नापो और उसके लिए हम एक यूनिट बनाएंगे, और उस यूनिट में जितना फसल होता है उसका परसेंटेज लो, तब तो तुम्हें फिक्स पता चलेगा कि हमारे पास कितना आया, हमारे पास लगभग कितना आया। तो भूमि को नापने की पहली बार प्रणाली जो अपनाई गई, यानी भूमि पैमाइश की जो पहली बार प्रणाली अपनाई गई, वो किसके द्वारा अपनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई। और इसने जो यूनिट बनाई थी उसका नाम था बिस्पा। क्या नाम था? बिस्पा। यही आगे चल के क्या हो गया? बिस्वा। ठीक है, बिस्पा। इसे कहते थे बसाहत, या मसाहत क्या बोलते थे? मसाहत, बिस्पा, मसाहत। इसके लिए राजस्व के लिए पहले काम तो इसने किया कि भूमि की पैमाइश करानी शुरू की इसने, यानी कि भूमि को नापने का कार्य कराना शुरू किया।
दूसरा, इसने एक टैक्स डिपार्टमेंट बनाया, एक टैक्स डिपार्टमेंट बनाया, टैक्स डिपार्टमेंट बनाया एक, और एक इसने आर्थिक विभाग बनाया जिसे कहते हैं दीवान रियासत, इसे भी बताएंगे अभी। आर्थिक आर्थिक विभाग बनाया जिसे कहते थे दीवान ए रियासत। क्या कहते थे इसे? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ये इसने एक आर्थिक विभाग बनाया और एक टैक्स डिपार्टमेंट बनाया और भूमि को मापने के लिए बिस्पा प्रणाली या फिर मसाहत प्रणाली को ये लेकर के आया। यानी पहली बार भूमि मापन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया। यानी कि ये इसकी रेवेन्यू पॉलिसी थी। रेवेन्यू पॉलिसी क्या करो? हाँ अभी तो ये इसकी क्या थी? रेवेन्यू पॉलिसी थी। अब दूसरा, पैसे के सिस्टम के लिए इसने और क्या अपनाया, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। आर्थिक सुधार चल रहा है। आर्थिक सुधार में पहला कौन सा था? राजस्व नीति। पहली राजस्व नीति अलाउद्दीन खिलजी की। वो सैन्य सुधार थे जिसमें स्थायी सेना, नगद वेतन, हुलिया, दाग प्रथा, ये सब। ठीक है, आगे चल के इसको समाप्ति भी करेंगे, एक शासक महोदय आएंगे उसको देखेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे पैसे के लिए इसने और क्या किया, क्योंकि इसे भैया क्या देना था? नगद वेतन देना था सैनिकों को। तो सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए और सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लेकर के आया बाजार नियंत्रण प्रणाली और या मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसे क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, या इसे कहते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। इसके तहत क्या था भैया? बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? देखो जरा क्या था, यहां पे देखना। बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या थी? क्या भैया ऊपर से जा रहा? मजा फोन जरूरी जा, जब फोन है दुखी करे जिंदगी, और दुखी कौन? मैं काट रहा हूं उतनी देर से फोन, काट रहा हूं नहीं काट रहा हूं, लेकिन जरूरी है, मेरो पेपर है ना, पेपर मेरो। तो देखो जरा, बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या थी? क्योंकि सैनिक को नगद वेतन देना था, उसकी अपनी सैनिकों की अपनी आवश्यकताएं थी, उनको भी पूरा करना था। तो इसलिए क्या, पहले क्या था, बाजार पे कोई नियंत्रण नहीं था, कोई भी सामान कितने में भी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण राज्य के द्वारा होने लगता है तो उसे कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली। यानी कि वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कौन करता है? राज्य करता है। कौन करता है? राज्य करता है। जैसे यदि ये मार्कर है, अभी आप मान लेते हैं कि इसे 20 रुपए में बेच रहे हैं, अब राज्य ये निर्धारित कर दे कि इसे 15 रुपए में बेचना है, इसे 15 रुपए में ही बेचोगे, इससे ज्यादा का नहीं बेच सकते हो, तो क्या करोगे भाई? 15 रुपए में बेचोगे। अब उसके तुम अपनी लागत घटाओ, कुछ भी करो, डजंट मैटर, वो तुम जानो। राज्य ने निर्धारित कर दिया कितने में बिकेगा तो इतने में बिकेगा। इसी कहते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली। यानी कि जब कीमतों का निर्धारण, जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण राज्य के द्वारा होने लगे तो इसे क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया? अब ऐसा तो है नहीं कोई सिस्टम एक तरीके से बना दिया और वो फॉलो होगा, ऐसा नहीं। बहुत होशियार आदमी था ये। ठीक है, देख रहे कैसे कैसे ये सिद्धांत लेकर के आ रहा है, एक दिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का जो तुमने पद्मावती मूवी देखी है वो एक अलग उसका सिस्टम है, वो उसका चित्तौड़ अभियान पे बनी हुई है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है, वो उस पे बनी हुई है। रतन सिंह नाम था उसका, है ना, रतन सिंह चित्तौड़ का जो शासक था, वो अलग है। जो मूवी तुमने देखी है जिसमें कौन है? रणबीर कपूर, ठीक है, जो भी है,
मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन से परिचित रहता नहीं तो मुझे पता भी नहीं रहता। लिखो जरा। तो कीमतों का निर्धारण कीमतों का निर्धारण राज्य के द्वारा होने लगे तो इसे क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया, यानी कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये तो ना बता तो दिया कि हम राज्य का निर्धारण करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब ये कैसे होगा नियंत्रण? तो इसके लिए यानी इसकी कार्यप्रणाली के लिए इसने क्या किया? 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया। 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया, जिसमें पहली जो मंडी थी वो थी आपकी अनाज या गल्ला मंडी। अनाज या गल्ला मंडी, जिसमें अनाज या गल्ला मंडी आप बेचेंगे। दूसरी मंडी थी सराय या इसे अदल भी कहते थे, यहां पे आप कपड़े व अन्य सामान बेचेंगे। और तीसरे प्रकार की जो मंडी थी वो कौन सी थी? मवेशी व दास मंडी। हाँ, मवेशी व गुलाम मंडी या फिर दास मंडी, यानी कि यहां पे आप जानवरों को बेचेंगे और गुलामों को बेचेंगे। गुलामों को बेचेंगे, यानी कि 3 प्रकार की मंडियां बनाई उसने। एक तो अनाज या गल्ला मंडी, सराय या अदला यानी कपड़े अन्य जो जरूरत की आवश्यकताएं हैं वो, और तीसरा क्या था आपका? मवेशी व दास मंडी। अब क्या करेगा? अब मंडी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, इसके निरीक्षण के लिए, अधीक्षण के लिए कुछ अधिकारी चाहिए होंगे, वो भी बनाने पड़ेंगे। तो इन सभी मंडियों के लिए इन्होंने जो अधिकारी बनाया इसे कहते थे, अरे रुको तो, मलिक काफूर तो व्यक्ति था, ठीक है, अरे रुको तो, रुको था, वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, लेकिन अभी रुको जरा, ठीक है। तो ये आपका जो अधिकारी होता था इसे कहते थे शहना ए मंडी। इसे क्या कहते थे? इसे शहना ए मंडी, जो मंडी अधीक्षक के पद पे तैनात था। कौन था? मंडी अधीक्षक। एक बड़ा अधिकारी था, मंडी अधीक्षक, शहना ए मंडी। बरीद नियुक्त किए इन्होंने, यानी गुप्तचरों को नियुक्त किया। बरीद ये सभी पूछता है कि शहना ए मंडी कौन था, ठीक है, शहना ए मंडी कौन था? मंडी अधीक्षक। बरीद कौन था? गुप्तचर, ठीक है। नाजिर भी नियुक्त किया। नाजिर यानी गुप्तचर का काम क्या था? वरीद का गुप्तचर क्या था? वो मार्केट में घूमते रहते थे, देखते रहते थे कि कौन सा दुकानदार या कौन सा व्यापारी ऐसा है जो राज्य के द्वारा जो कीमतों का निर्धारण किया गया है उसके हिसाब से चीजें नहीं बेच रहा है। तो ये मार्केट में घूमते रहते थे बरीद। ऐसे ही नाजिर होता था, एक मापतौल अधिकारी होता था नाजिर, जो मापतौल देखता था कि कोई सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की इसकी प्रणाली रही, कुछ बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। लिखो जरा। तो क्या डाले हो? केवल अलाउद्दीन खिलजी डाले हो। लिखो इसका अन्य नाम लिखो जरा, कौन कौन से हैं? शासन लिखो जरा। 1296 से 1316। 1296 से 1316। अब इसके बाद में मुबारक खिलजी आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 1320 में ये वंश खत्म हो जाए। फिर आएगा कौन था? तुगलक। लगे रहो, लिखो लो। आज ही होगा तब लोधी तक पूरा। अगली बार अरे भैया विजयनगर साम्राज्य बचा हुआ है, बहमनी साम्राज्य बचा हुआ है, अभी सूफी संत बचे हुए हैं अभी, ठीक है, अभी कितना मुगल वंश पूरा बचा हुआ है अभी। हल्के में ले रहे हो क्या? तुम पहले ये सोचो कि तुमको ये कितने सस्ते में मिल रहा है। जरा सोचो, हम इतनी क्लासें पढ़ाते तो कितने रुपए लेते, पहले ये सोचो है?
अब तो मुगल, अभी तुमने समोसे खाए थे, इनने एक कहाँ खाए थे, ये एक वाले थोड़ी ना है, ये एक वाले कहाँ, जब तक इनका पेट ऊपर तक ना चले तब तक थोड़ी मान। तो समोसे खा लिए ना, अरे पहली बात तो ये देखो कि ज्ञानार्पण कोचिंग कितनी अच्छी है, पहले ये देखो यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है, ठीक है, और जो है समय समय पे आपकी मनोरंजन के लिए कुछ बातें भी कही जाती हैं, आपके मोटिवेशन के लिए भी बोला जाता है। कितना अच्छा ज्ञानार्पण परिवार है हमारा, हम बिल्कुल सदस्य की तरह रहते हैं इसके ना, है ना, सदस्य की तरह, बिल्कुल घर की तरह, और डांट भी पड़ती है, फिर सारी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलें फिर आगे की ओर, लिखो, हाँ लिखना, अलाउद्दीन खिलजी, या इसे अली भी कहते हैं, इसके अन्य नाम अली भी कहते हैं, गुरु शास्त्र भी कहते हैं इसे, गुरु शास्त्र, गुरु शास्त्र, हाँ गुरु शास्त्र भी कहते हैं, लिखना जरा, लिखना 22 अक्टूबर 1296 को, 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में, लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। आपसे प्रश्न पूछता है, ये पूछा गया इसलिए मैंने लिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो बलबन के लाल महल में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ, और दिल्ली का सुल्तान बना, और दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान बना। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, जो सिकंदर अशानी, सिकंदर अशानी या फिर द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, या फिर इसे द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए शानी, लिखना जरा, उपाधि लिखो, लिखो सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी। लिखना अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, सैन्य सुधार। लिखना साम्राज्यवादी नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति अपनाई, स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया, स्थायी सेना रखी, स्थायी स्थायी क्या कर रहे हो, स्थायी सेना रखी, नगद वेतन देना शुरू किया, हुलिया, हुलिया ब्रैकेट में लिखना सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए, वह दाग प्रथा, वह दाग प्रथा ब्रैकेट में लिखना घोड़ों के लिए, हुलिया, हुलिया, हुलिया व दाग प्रथा शुरू की। एक चीज और लिखना, मैं भूल गया था बताना, लिखना दशमलव प्रणाली पर, दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया, दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया। दशमलव प्रणाली मतलब 10, 100, 1000, 1 लाख, इस आधार पे इसने अपने सैन्य बल का गठन किया। नेक्स्ट लिखना आर्थिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या किए इसने, लिखना जरा। इसमें लिखना, पहले लिखना राजस्व नीति, राजस्व नीति लिखना, राजस्व नीति, राजस्व नीति में पहला पॉइंट लिखना क्या था, भूमि की पैमाइश कर, भूमि की पैमाइश कर, भूमि की पैमाइश कर, लगान वसूली शुरू की, लगान वसूली शुरू की,
भूमि की पैमाइश कर लगान वसूली शुरू की, लगान वसूली शुरू की। इसके लिए विस्पा विस्पा इसके लिए विस्पा ब्रैकेट में लिखना मसाहत 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 नामक इकाई शुरू की, मसाहत नामक इकाई शुरू की, मसाहत नामक इकाई शुरू की। विभाग कौन सा बनाया इसमें लिखना जरा, दीवाने मुस्तक राज, टेक्स्ट डिपार्टमेंट ये आप बता रहे थे, यहां पे आ गया, हाँ मैंने लिखना दीवाने मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज, यानी कि टेक्स्ट डिपार्टमेंट था कर विभाग, कर विभाग। फिर नंबर 2 पे लिखना दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत कौन सा था, आर्थिक विभाग। भैया दीवान ए अर्ज ध्यान रखना, दीवान ए अर्ज किसने बनाया था, दीवान ए अर्ज किसने बनाया, ऐसे ऐसे क्या होता, अभी पढ़ाया था, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ऐसे ऐसे कर रहे, किसने बनाया तो महमूद गजनबी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन ने बनाया था। किसने बनाया था, बलबन ने, बलबन ने बनाया था। सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज किसने बनाया। ध्यान रखना ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। दीवाने अर्ज, अभी आएगा एक दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने इस्तेहाक, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान गुलाम विभाग, दीवाने मुस्तक राज टैक्स डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ठीक है। दीवाने वकूफ व्यय विभाग, ये बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, दीवाने वकूफ। तुम कह रहे थे जिसे बेवकूफ, भाई दीवाने वकूफ व्यय विभाग, दीवाने रियासत आर्थिक विभाग। तो ये सभी पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठे हो पिक्चर सी देख रहे हो, लिखो लिखो लिखो। आगे लिखना लिखना बाजार या मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बाजार या मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बाजार या मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसमें लिखो, लिखना इसमें वस्तुओं, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में वस्तुओं के दाम, वस्तुओं के दाम या कीमत का निर्धारण, या कीमत का निर्धारण, या कीमत का निर्धारण राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आधार क्या था, मतलब इसका कारण क्या था मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाने का, लिखना कारण। क्या कारण था इसका, साम्राज्यवाद का विस्तार करना, आपको बताया था मैंने, ठीक है, साम्राज्यवाद का विस्तार करना। और दूसरा था कम वेतन पर अधिक सेना रखना, कम वेतन पर अधिक सेना रखना। ठीक है, अब इसकी बाजार नियंत्रण की प्रणाली जानकारी हमें कहां से मिलती है, ठीक है। तो एक ग्रंथ है जियाउद्दीन बर्नी का, जिसका नाम है तारीखे फिरोजशाही। लिखो जरा, जानकारी कहां कहां से मिलती है, 3 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथों से जानकारी मिलती है हमें। यहां से लिखना जरा, जानकारी कहां से मिलती है। पहला लिखो तारीख फिरोजशाही, तारीख ए
फिरोज शाही। कौन थे इसके लेखक? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ और है, खजाइनल उल फतूह। खजाइनल उल फतूह अमीर खुसरो। किसका है ये? अमीर खुसरो का। खजाइनल उल फतूह, खजाइनल उल फतूह, फतूह खजाइनल अमीर खुसरो। खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार है, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, है ना। खजाइन उल फतूह। आज आपको दो शायरी मिली हैं। हाँ, एक सजदा पे थी और एक खुसरो दरिया, है ना। आगे लिखो। एक और लिखो जरा, एक और ग्रंथ लिखवा दें। मैंने तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तो बहुत लिखोगे, अभी काहे लिए टेंशन ले रहे हो। अभी सल्तनत काल का प्रशासन नहीं आया है। सल्तनत काल का प्रशासन और साहित्य, ये पूरी एक हेडिंग पड़ेगी लास्ट में। सल्तनत काल का, जब ये पांचों वंशावलियां हो जाएंगी, उसके बाद में सल्तनत काल का प्रशासन और सल्तनत काल का साहित्य किस तरीके से चला, तो उसमें तुम किताबें देखना। अभी हम कह रहे कम ही लिखो, ठीक है। हालांकि ऐसी बहुत सी किताबें होंगी जो यहाँ मैं पहले लिखा चुका हूँ, वो मैं नहीं लिखाऊंगा वहां पे, ठीक है। कुछ ऐसी हो जाएंगी, फिर रिपीटिशन हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं सही रहेगा। जो नहीं लिखा है यहाँ पे वो लिखाऊंगा, ठीक है। लिखो जरा, कार्य प्रणाली क्या थी, लिखो जरा। अभी तो पढ़ना है आपको फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से। जजिया जकात खराज उस खम्स, जजिया जकात खम्स खराज। तकावी ऋण भी पढ़ेंगे। तकावी ऋण क्या होता है? हक शर्म भी पढ़ेंगे, क्या होता है। जजिया भी पढ़ेंगे, जकात भी पढ़ेंगे, खराज भी पढ़ेंगे, खुम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तुगलक काल में आएगा। अभी बुद्धिमान पागल शासक रह गया है, वो भी देखेंगे। एमबीटी, जिसे बुद्धिमान पागल भी कहते हैं। लिखो, पागल नहीं, बुद्धिमान पागल कहते हैं उसे। जितने कहते हो पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं कहते हो, सामान्य भाषा में पढ़े लिखे बेवकूफ है, तो वो पढ़ा लिखा बेवकूफ से कहा जाता है, ठीक है। बेचारे गलती उसकी नहीं थी, समय काल परिस्थिति की गलती थी, ठीक है। तो लिखो जरा, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन लिखो। क्रियान्वयन के लिए लिखना, क्या लिखोगे? कार्य प्रणाली ना, हाँ, तो लिखना बाजार नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन के लिए 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया। 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया। वो तो मलिक काफूर जो बता रहे थे ना, मलिक काफूर नहीं, मलिक काफूर, तो इसका भी दक्षिण अभियान में गुलाम आएगा, ठीक है। अब मलिक कबूल था, वो काफूर नहीं था, कबूल, मलिक कबूल था। अभी लिखाएंगे, ठीक है। मलिक कबूल, मलिक याकूत, मलिक काफूर, ये तीनों एक ही जैसे लगते हैं नाम, लेकिन तीनों अलग अलग प्राणी हैं, ध्यान रखो। मलिक कबूल शहना ये मंडी है, मलिक काफूर सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का, दक्षिण अभियान का। मलिक उसका है, किसका है ये, ठीक है। हाँ, आगे देखो, एक है अमीर याकुर, मलिक याकूत जो रजिया सुल्तान का था, अमीर याकुर, ठीक है ना। तो मलिक याकूत, मलिक कबूल, मलिक कपूर, काफूर। मलिक काफूर जो है वो किन्नर है एक,
किन्नर है मलिक काफूर, ठीक है, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे खरीदेगा भी आगे चल करके। लिखना जरा, लिखो लिखो लिखो। 3 प्रकार की मंडियों का गठन होता है। बोर होने लगे हो क्या? बोर हो रही बोले बोर हो रही बोर हो रही काहे उल्टा टेढ़ा मुंह बना रहे हैं? लिखो लिखो, छोड़ नहीं दे, चलो लिखो। 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया। क्या हुआ? पास करा तो लिखो जरा, लिखो। 3 प्रकार की मंडियों का गठन किया, लिखो। 3 प्रकार की मंडी लिख लो। पहले लिखो अनाज मंडी या गल्ला मंडी, अनाज मंडी या गल्ला मंडी। नंबर 2 पे लिखना शराय या अदल, शराय या अदल, शराय या अदल। यहां पे लिखना यहाँ कपड़े व अन्य सामान मिलते थे। लिखो लिखो, हाँ बोलो तो, यहाँ कपड़े व अन्य सामान मिलते थे, ठीक है। लिखना तीसरा, लिखना मवेशी, मवेशी व गुलाम मंडी, मवेशी व गुलाम मंडी। हाँ, फिर नीचे से लिखना, नई लाइन से लिखना मंडियों की देखभाल के लिए, मंडियों की देखभाल के लिए, मंडियों की देखभाल के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए। मंडियों की देखभाल के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए, कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए, जैसे जैसे शहना ए मंडी, शहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। सामने लिखना शहना ए मंडी, एरो बना करके लिखना बाजार अधीक्षक या मंडी अधीक्षक या बाजार अधीक्षक, ठीक है। वरीद ए मुनहियर, वरीद ए मुनहियर, यानी ये गुप्तचर था। क्या था? गुप्तचर। वरीद इधर शॉर्ट में वरीद कह सकते हो। वरीद वो कहा गया तुम्हारा सेना मंडी, सेना मंडी, मंडी अधीक्षक, ठीक है। आगे लिखना नाजिर, नाजिर, नाजिर माप तौल अधिकारी, नाजिर, नाजिर कौन था? माप तौल अधिकारी था, ठीक है। नाजिर माप तौल अधिकारी। परवाना नवीस, परवाना नवीस, परवाना नवीस, परवाना नवीस परमिट जारी करने वाला अधिकारी, परमिट, परमिट जारी करने वाला अधिकारी। आगे लिखना मुहस्सिब, 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 ये क्या था? सेंसर अधिकारी, सेंसर अधिकारी, सेंसर ऑफिसर था ये। अब जरा लिख लें तो जल्दी से लिख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला, हाँ लिखा, लिखो, चलो लिखो। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला, इसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, केवल छापो। लिखो लिखो, हाँ लिखो अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला, इसमें लिखना, ठीक है। इसने ज्यादा तो जो सारी चीजें बनवाई सब दिल्ली में बनवाई हैं, सारी की सारी चीजें इसने दिल्ली में ही बनवाई हैं। तो एक शब्द लिख लो दिल्ली में, और क्या क्या है दिल्ली में लिखो। लिखना अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा के सामने एरो बना करके लिखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें लिखना, पेन भी खत्म हो गया, इसे फेंक रहा हूं, लिखो जरा। इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं इसे, किसे? अलाई दरवाजे को, अलाई दरवाजे को इस्लामिक वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं, इस्लामिक वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं। शीरी का किला, शीरी का किला, 1000 खंबा महल, जमीयत खाना मस्जिद। शीरी का किला, 1000 खंबा महल, 1000 खंबा महल, जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, ठीक है। एक नोट डाल के पॉइंट लिखना, कुछ लिखो।
लिखना अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए इसके समय। भैया ध्यान रखना, पूछता है ये प्रश्न कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। ठीक है, लिखना इसके समय में यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, इसके समय में यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, मार्को पोलो, यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, और मार्को पोलो कहां का था? इटली का। कहां का था? इटली का। देखो एक बात है, देखो मार्को पोलो जो है, इसके संबंध में एक मूवी भी बनी है साउथ की, एक साउथ की कोई मूवी है, मैंने देखी है, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये एक मूवी बनी है। तो मार्को पोलो बेसिकली ये इटली का यात्री था। कहां का था ये? इटली का यात्री था। और उस समय दिल्ली पे शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये यहां पे नहीं आया था, ये आया कहां पे था? दक्षिण भारत में। कहां पे आया था? दक्षिण भारत में, जहां पे पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य में ये आया था। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य, ये प्राचीन इतिहास में संगम काल में आपने पढ़ा होगा। अरे प्राचीन इतिहास में नहीं पढ़ा? हाँ, तो चोल, चेर, पांड्य जो, तो पांड्य राज्य में कौन आया था? पांड्य राज्य में मार्को पोलो आया था, इटली का यात्री था ये। लेकिन उस समय भारत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो लिखो जरा, यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, ब्रैकेट में लिखना इटली आया, आया ना दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में, दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में। कहां पे आया था? दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, यह पहला ऐसा शासक था, यह पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किए, जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किए, जिसमें पहला ऐसा ये शासक था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किए। अब जरा थोड़ा सा एक छोटी सी हेडिंग डालना, मलिक काफूर के बारे में लिखना थोड़ा सा। मलिक काफूर, मलिक काफूर लिखना, लिखना, लिखना इसे गुजरात विजय, इसे गुजरात विजय, गुजरात विजय ब्रैकेट में लिखना 1298, 1298। इसे गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद नुसरत खान से, नुसरत खान से, नुसरत खान से, नुसरत खान से 1000 दीनारों में खरीदा गया, 1000 दीनारों में खरीदा गया, 1000 दीनारों में खरीदा गया। अतः इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, अतः इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, लिखना इसे, मलिक काफूर में लिखना इसे, इसे, इसे दक्षिण भारत में भेजकर, दक्षिण भारत में भेजकर, भेजकर देवगिरी, वारंगल, वारंगल आदि क्षेत्रों को जीता, देवगिरी, वारंगल आदि क्षेत्रों को जीता। देखो थोड़ा सा देखते हैं, देखो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला सुल्तान था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी कुछ खुद तो जा नहीं सकता था, तो ये दिल्ली में था, है ना भाई? और अगर ये दिल्ली से हटता तो मंगोल आक्रमण का भय बना रहता था। वैसे भी इसके सर्वाधिक
मंगोल आक्रमण हुए इसके शासनकाल में। तो अगर ये दिल्ली से कंट्रोल करना चाहता तो नहीं कर सकता था, लेकिन दक्षिण भारत में इसने पहला आक्रमण किया गुजरात में, और गुजरात को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। और रुक जा, 2-4 मिनट नहीं रुकता, भूख बहुत लगा तुम लोगों को, अबे खाओ खाना। देखो इधर, या बस 2-4 लाइनें और रखी, लिख लो, बस छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब कुछ शांति मिली होगी ना, छोड़ देंगे, टेंशन ना लो, छोड़ देंगे। हाँ चले जाना, तुम भाग जाना, एग्जाम मेरो है ना। हाँ इधर देखो, तो इधर देखो जरा, अरे इधर देखो, फिलहाल अभी तो देख लो। देखो दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला ये पहला सुल्तान था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो गुजरात विजय जब इसने की थी 1298 में जब इसने गुजरात विजय की, तो इसने किसे खरीदा, मलिक काफूर को खरीदा। और इस मलिक काफूर को दक्षिण में आपको किसे जीतने के लिए भेजा, देवगिरी, वारंगल और ये आदि शासक थे, आदि जो राज्य थे, इनको जीतने के लिए भेजा। देवगिरी पे उस समय था यादव वंश, जहां पे आपके रामदेव और शंकर देव, यादवों का शासन था यहाँ पे देवगिरी पे। और वारंगल में काकतीय वंश के शासन था, काकतीय वंश। तो जब इसने मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया यहाँ पे, तो काकतीय वंश के एक शासक थे, इनका नाम था रुद्रदेव। क्या नाम था इनका, रुद्रदेव। तो रुद्रदेव ने यहीं पे वारंगल के आसपास में ही, यहाँ पे आपको पढ़ाया था हमने भूगोल में, क्या पढ़ाया था, गोलकुंडा की खान। क्या पढ़ाई थी, गोलकुंडा की खान। कहां पे है, गोलकुंडा की खान। यहां से हीरा मिला जिसे कहते हो कोहिनूर हीरा। क्या कहते हो, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। यह कोहिनूर रुद्रप्रयाग ने मलिक काफूर को दिया। किसको दिया, मलिक काफूर को दिया। रुद्रदेव ने, जो कि काकतीय वंश का शासक था, इसने कोहिनूर को, जो कि कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, उसको कहां पे दिया, मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर से खिलजी के पास पहुंचा, फिर आगे चल के ये शाह सुजा के पास, फिर उसके बाद में शाहजहां के पास भी पहुंचा। मतलब पहले शाहजहां के पास, फिर उसके बाद में शाह सुजा के पास, फिर उसके बाद ये रानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा, रानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा। और आज ये लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसको भारत वापस लाने के प्रयास भारत सरकार के जारी है, ठीक है, इसको भारत लाने का प्रयास अभी तक जारी है। तो ये कोहिनूर हीरा वही था जो यहाँ गोलकुंडा की खान से मिला। कहां कहां चल करके ये गया, कोहिनूर। इसीलिए आज भी कहावत है कोहिनूर का। तो कोहिनूर बहुत कीमती है, नहीं कहावत है कोहिनूर का। तो कोहिनूर का मतलब उस हीरे से। कितनी कहावतें मिली, 2। एक तो रजिया गुंडों में फंस गई, और दूसरा कोहिनूर का। ये तो जो पुराने लोग कहावत बनाए, पुराने लोग थे, तो यही, कोई और थोड़ी था, ठीक है ना। तो अब आगे क्यों चलते हैं, लिखो जरा, लिखो। इसे दक्षिण भारत में भेजकर देवगिरी व वारंगल आदि को जीता। लिख लिया, हाँ लिखना। वारंगल के नीचे एरो बना करके लिखना। काकतीय वंशी शासक रुद्रदेव। अभी तुम मुझे देखो जरा कि मैं लगातार बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ठीक। तुम लोग तो फिर भी बैठे हुए हो, मैं लगातार 5-6 घंटे तो बोल ही रहा हूं। चलो ये हो गया थोड़ा तो उधर गैप, लेकिन बोल ही रहा हूं ना। और मैं खड़ा भी हूं, पहले ये भी देखो। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा समझते हम जाए, कॉम्पिटिटर हो, समझो इस चीज को, ऐसे ना नौकरी धरी, नौकरी करनी पड़ेगी। अभी तो देखो, भी तो पहुंचो तो एक बार, हम तो कह रहे भर्ती हो जाओ किसी ऊपर, फिर देखो मजा, अपने आप सुधार हो जाएगा। इतना ऐसा सुधार होगा, लिखो जरा। काकतीय वंशी शासक रुद्रदेव
काकतीय वंशी शासक रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। फिर लिखना चित्तौड़ अभियान किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ अभियान कब किया था इसने? 1303 में। 1303 में इसने चित्तौड़ अभियान किया। तो जब 1303 में इसने चित्तौड़ अभियान किया तो वहां का शासक कौन था? लिखना शासक राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की पत्नी कौन थी? रानी पद्मावती। लिखना जरा, रानी पद्मावती। और फिर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी एक ग्रंथ लिखते हैं, इसका नाम है पद्मावत। लिखना चित्तौड़ अभियान से संबंधित इतनी चीजें हैं, इतनी लिख लो। क्या है? एक है राणा रतन सिंह राजा थे, और रानी कौन थी? पद्मावती। और 1540 में ग्रंथ लिखा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, पद्मावत। लिखो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। 1540 में लिखना भैया ब्रैकेट में, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। लिखो भैया मृत्यु कब हुई अलाउद्दीन खिलजी की? 1316 में। कब हुई भैया? 1316 में। और इसके बाद में कौन शासक बना? मुबारक शाह खिलजी। कौन बना? मुबारक शाह खिलजी। लिखो भैया मुबारक शाह खिलजी। लिखो मुबारक शाह खिलजी। ये भी एक नमूना था। ठीक है, ये भी एक नमूना था भाई। कैसा? एक दो था वो टोपी सिल करके जीवन व्यतीत करता था, और एक ये था जो औरतों के वस्त्र पहन के घूमा करता था, स्त्रियों की वेशभूषा को अपनाता था ये है? और एक बात बताएं हम आपको, एक बात और थी इसके अंदर कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया वो यही था, मुबारक खिलजी। ठीक है, खलीफा घोषित किया। ठीक है, लिखो जरा खलीफा, यानी कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि वही है। ठीक है, स्त्रियों के वस्त्र पहनता था। ठीक है, लिखो जरा मुबारक शाह खिलजी। क्या कह रही हो आप आरती? लिखो इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। स्त्रियों के वस्त्र पहनता था। आज कोई ये बड़ी बात नहीं है। देखो तुम जरा, तुम मोबाइल दुनिया भर के लोग प्रसिद्ध पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज का तो दौर बड़ा विकट दौर है। ठीक है, लिखो जरा इसका एक मंत्री था नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, इसका एक मंत्री था जो मूल रूप से हिंदू था। बाद में यही इसकी हत्या कर देता है। किसकी? मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। कौन? नासरुद्दीन खुसरो शाह। और फिर नासरुद्दीन खुसरो शाह को मार करके गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है। लिखो जरा लिखना नासरुद्दीन खुसरो शाह लिखना, ब्रैकेट में लिखना, मूल रूप से हिंदू था। कौन? नासरुद्दीन खुसरो शाह कौन था? मूल रूप से हिंदू था। मूल रूप से क्या था? हिंदू था ये। तो लिखना नासरुद्दीन खुसरो शाह ने कब्जा कर लिया। किस पे? दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जरा खुसरो शाह के नीचे एरो बना करके लिखना यह स्वयं को
यह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। यह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। लिखना, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ब्रैकेट में लिखना गाजी मलिक, ब्रैकेट में लिखो गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। तुम कहाँ खाए रहे, मैं तुम जाता हूँ। जब जो भैंस की तरीका से जो ना जुगाली जो करते तुम खाए कर रहे हो, सेंटर पे नींद ना आया जाके हमारे। अरे जुगाली ये भैंस नहीं करती है। अच्छा चलो ठीक है, लिखना है, लास्ट लाइन लिखो जरा। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने, गाजी मलिक ने इसे मारकर, किसे मारकर? नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर, इसे मारकर तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की। तो ठीक है, जाइए।